इतने अरसे बाद भी उसे पार्वती की आवाज पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। ये आवाज सुनकर वो हैरत से उछल पड़ा। उसने फोन इरफान की बहन समझकर अटेंड किया था, मगर उसकी आवाज पहचानते ही उसने चौकीदार को हुक्म दिया कि उसे मुकम्मल चेक करके उसके ऑफिस में बिठा दे और उसकी कड़ी निगरानी रखे। यूं भी उसके ऑफिस में खुफिया कैमरा नस्ब था। चौकीदार बड़ी आसानी से उसकी निगरानी कर सकता था। आधे घंटे बाद ही वो गेस्ट हाउस पहुंच गया। उस बात से तो वो अच्छी तरह वाकिफ था कि पार्वती की आमद में कोई गहरी साजिश पोशीदा थी, मगर इस साजिश का अंदाजा वो नहीं कर सका था। बहरहाल जो बात भी थी जल्द ही सामने आने वाली थी। यूं भी उसने कभी मौत से खौफ नहीं खाया था। चौकीदार ने उसे देखते ही ओके का सिग्नल दिया। उसका इशारा पाकर आतिफ अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम कहते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम। उसे देखते ही दोनों खड़े हो गए थे। पार्वती निकाब ओढ़े हुए थी। क्या इसका ये गुमान है कि मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा? आतिफ के ज़हन में सोच उभरी। तनवीर, तुम बाहर जाके बैठो। आतिफ के अंदर आते ही पार्वती तनवीर से बोली और वो सर हिलाता हुआ बाहर चल दिया। प्लीज बैठो। आतिफ ने सोफे की जानिब इशारा किया। शुक्रिया कहकर वो बैठ गई। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैंने तुझे फोन पे ही पहचान लिया था मिस पार्वती, लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम मुझे कोई चक्कर देने का मंसूबा सोच के आई हो, इसलिए तेरी बातचीत का मुंतजिर था। आपका नाम पूछने की जसारत कर सकती हूँ? आतिफ। क्या मैं आपको आतिफ भाई कह सकती हूँ? उसे सोच में डूबा देख के वो जल्दी से बोली। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। इस निस्बत से आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया आतिफ भाई। मेरी आमद लाजमन आपके लिए अजनबे का बायस होगी, लेकिन इस आमद का मकसद आप पे तब ही वाज़े होगा जब आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगे। सुनाएं, वो इत्मीनान से बोला। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने अपनी रुदात वहां से शुरू की जब उसने आखिरी मर्तबा पातशाह से बातचीत की थी और इस्लाम कबूल करने के बाद कराची वापसी तक सब कुछ मनोअन आतिफ के सामने दोहरा दिया। आतिफ ने पूछा, साल होने वाला है कि तुम लापता हो और तुझे ढूंढने की सरगर्मियां कब की मांद पड़ चुकी हैं। फिर तूने यहाँ आकर मुसीबत मोल लेने की कोशिश क्यों की है? मेरा ज़मीर मुतमइन नहीं था और मैं नई जिंदगी शुरू करने से पहले माजी के सारे गुनाहों का कानूनी कफारा चाहती थी, वरना यह भी मुमकिन था कि कभी मेरा बांडा फूट जाता और मैं कहीं की न रहती। अच्छा ये बताओ कि तुमने इंडिया वापस जाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तनवीर से मोहब्बत और इस्लाम लाना ये तो अभी 2-2.5 हफ्तों में वकूअ पजीर हुआ है। इंडिया जाने का मतलब था उसी पुराने धंधे की तरफ दोबारा लौटना, जबकि मैं इस काम से तौबा कर चुकी थी कि जिसमें औरत की जिंदगी का सिर्फ एक ही मुशर्रफ है कि वो मर्द का दिल लुभाती रहे। दूसरे, मेरा एक महबूब था और उसने साल के बाद अपनी ट्रेनिंग से फारिग होना था। मैं उसके इंतजार में वडेरे के घर में छुपी हुई थी। गुड। आतिफ के लहजे में तंज की आमेजिश थी। तो अब उसे छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? पार्वती उसके तंज को खातिर में न लाते हुए बोली। आतिफ भाई, आप मेरी गुज़िश्ता जिंदगी से वाकिफ हैं। आपने जिस महबूब का मैं जिक्र कर रही हूँ, पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ उसी पे भरोसा था कि वो मुझे अपना लेगा, या कम से कम मुझे सिर्फ उसी के मुतालबात पूरे करने होंगे। इसलिए मैंने उसे अपना महबूब कहा। उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब आप ये कहेंगे कि मैं खूबसूरत हूँ और मुझे चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी। ये बात बज़ाहिर सही लगती है, मगर हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि कोई भी मर्द जो मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी से वाकिफ़ हो जाए कभी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। और किसी को धोखा देने में यह ख़तरा है कि जब भी मेरा माजी उसके सामने आएगा, मैं ना सिर्फ उसकी नज़रों से गिर जाऊंगी बल्कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हालिया महबूब पे भी तो यही कुलिया लागू होता है। उसने जाने मुझ में क्या देखा है कि मुझे अपनाने पे तैयार हो गया। हालांकि मैंने उसे वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मैं बेवा हूँ और मेरा माजी भी कुछ बेहतर नहीं गुजरा, मगर ये ना माना और जब नौबत खुदकशी तक पहुंची तो मजबूरन मुझे शादी की हामी भरनी पड़ी।
लेकिन उससे पहले मैंने मुनासिब समझा कि अपने माजी के इस बाब को भी बंद कर दूं। अभी तक मैंने उसे अपने जासूस होने के मुतल्लिक नहीं बताया। अब अगर आपने मेरी बात का यकीन करते हुए मेरी जान बख्शी कर दी तो एक मर्तबा फिर उसे सारी तफसील से आगाह करूंगी। उसके बावजूद ये शादी के लिए बज़िद रहा तो मेरी खुशकिस्मती, वरना मेरे अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। अल्लाह की ज़मीन तो पहले भी बहुत वसी थी, हाँ, लेकिन उस वक्त मैंने अपने अल्लाह को पहचाना नहीं था। पार्वती, मुझे तेरी बात पे यकीन आ गया है और मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। सच सच आतिफ भाई, खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बिल्कुल सच, और याद रखो मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे निकाब से मुतासिर हुआ हूँ कि तुमने अभी तक मुझे भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। अगर तुम मुझे धोखा देने आई होती तो लाजमन मुझे लुभाने की कोशिश करती, बाकी अपना राज हर किसी के सामने जाहिर करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने तेरे केस को हाई लेवल पे उजागर करने की कोशिश की तो शायद तेरी जान इतनी आसानी से ना छूटे। तेरा मामला मुझ तक महदूद है, बस अपने सीनियर के कानों से मैं वर्बली तौर पर यह बात गुजार दूंगा। उसके अलावा मैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं करता। आतिफ भाई, आपने मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे और आपकी मुसीबतों को टाले और दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। माशाल्लाह पार्वती बहन, बड़ी मौलवी बन गई हो। अब मेरा नाम शहजादी है भैया, अच्छा नाम है, तुम्हारे साथ भला लगता है। शुक्रिया भैया। बाकी ये दरख्वास्त भी करूंगी कि मेरी चंद वीडियोस और तस्वीर वगैरह आपके हाथ लगी थी, अगर उन्हें तल्फ कर लेते तो बड़ा एहसान होता। यूं भी अब वो आपके किसी काम की नहीं होंगी। ठीक आधे घंटे बाद वो फिल्में और तस्वीर ज़ाया कर दी जाएंगी। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे भैया। शहजादी की दिल की गहराइयों से दुआ निकली, जिसे आतिफ महसूस किए बगैर न रह सका। आखिर में मैं बतौर मुसलमान ये ज़रूरी समझती हूँ कि एक अहम इत्तला आप तक पहुँचा दूँ। ये कहकर उसने इस्माइल शाह की सारी कहानी आतिफ को सुना दी। आतिफ खामोशी से सारी तफसील सुनता रहा। वो बात समेटते हुए बोली, भैया मेरी इस्तदा यही है कि उन्हें जब गिरफ्तार कर लेना तो इस्माइल शाह के बारे संजीदगी से गौर करना। वो बहुत मजलूम है और ये भी बताती जाऊं कि यही वो मेरा महबूब है जिसका मुझे इंतज़ार था। आपको तारीख कन्फर्म है ना कि अगले हफ्ते ही उनकी ट्रेनिंग का इख्तिताम होने वाला है? 100% कन्फर्म है, और जहां तक मेरा अंदाज़ा है ये सारे इकट्ठे ही स्मगलरों के रूप में पाकिस्तान भेजे जाएंगे। अतराफ के सरहदी मुहाफ़ज़ों से पहले से डील हो जाती है और जो सरहद इस्तेमाल की जाती है उस बारे में पहले वजाहत कर चुकी हूँ। आतिफ ने उससे चंद मजीद सवाल पूछे जिनके उसने तसल्ली बख्श जवाब दिए। आपका बहुत शुक्रिया शहजादी बहन। अब मेरा ख्याल है गुफ्तगू को समेटते हुए चाय पी जाए। हाँ भैया, चाय तो मैं आपसे ज़रूर पीऊँगी। आतिफ ने बेल बजाई तो वही चौकीदार अंदर दाखिल हुआ। जी सर, चाय ले आओ और साथ कुछ खाने को भी लेते आना। चौकीदार एक मर्तबा फिर जी सर कहते हुए बाहर निकल गया। चाय आने तक वो हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे। जैसे ही चौकीदार चाय के लवाजमात के साथ अंदर दाखिल हुआ, शहजादी को तनवीर का ख्याल आया। अपनी आज़ादी की खुशी में वो उसे भूली हुई थी। वो चौकीदार से बोली, भाई वेटिंग रूम में मेरा शौहर बैठा है, उसे अंदर भेज देना। चौकीदार सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया और चंद लम्हों बाद अंदर आकर बोला, वो कह रहा है कि मैंने चाय नहीं पीनी और वो गाड़ी में आपका मुंतजिर है। ये कहकर चौकीदार तो बाहर निकल गया, मगर शहजादी के दिमाग को सोचों की आमा जगह बन गए। अभी से तनवीर, अभी तो नई जिंदगी की शुरुआत ही नहीं हुई और तूने अपना आप जहर कर दिया है। तुम तो जाने क्या क्या दावे करते रहे हो। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि तुम पहले ही खुलकर सामने आ गए। शादी के बाद शायद मैं फंस जाती। उसे तनवीर का इनकार बहुत ज्यादा खिल रहा था। खैर तो है शहजादी बहन। उसे सोचों में गुम देखकर आतिफ मुस्तफसर हुआ। हाँ कुछ नहीं आतिफ भैया, वो चौंक गई। इस मामले में मर्द का दिल बहुत हासिद होता है बहन। आतिफ ने उसकी सोचें पढ़ ली थीं। मैं अब इजाज़त चाहूँगा भैया। वो खड़ी हो गई। तनवीर के रवैये से उसे तकलीफ पहुंची थी। आतिफ एक कागज़ पे अपना फ़ोन नंबर लिखकर उसकी सिमत बढ़ाया। बहन, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो इस नंबर पे मुझसे बात कर लेना। तुम्हारे काम आके मुझे खुशी होगी। यूं भी मुस्लिम बिरादरी का हक बनता है कि अपने नौ मुस्लिम भाई बहनों का ख़ास ख्याल करें।
मेहरबानी भैया कहकर उसने आतिफ के हाथ से कागज का पुर्जा लिया और उसे सलाम कहती हुई ऑफिस से बाहर निकल आई। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।